साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। यहाँ खबरों के पीछे छुपी वो बात सुनाई जाती है जो टीवी की बहसों में कहीं ना कहीं खो जाती है, जो अखबारों में छोटा नोट बन जाती है और जो आपके ज़हन में सवाल बनकर अटक जाती है, कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो साथियों आज का सवाल है, 2016 में नोटबंदी से जो कहानी शुरू हुई, क्या वो अब 2025 में वोटबंदी तक आ गई है? क्या ये एक इत्तेफाक है कि नकदी से शुरू हुआ फैसला अब मताधिकार तक पहुंच गया है, या फिर ये सब एक सुनियोजित राजनीतिक पटकथा है जिसके किरदार हम सब हैं? आप, मैं और वो 130 करोड़ लोग जो कभी लाइनों में लगे थे तो कभी अपनी पहचान साबित करते फिलहाल घूम रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज के वीडियो की। नोटबंदी से वोटबंदी तक एक सियासी सफर। वो एक सर्द शाम थी, नवंबर की हवा में हल्की ठंड घुल चुकी थी। लोग अपने अपने दिन की थकान मिटा रहे थे और तभी टीवी स्क्रीन पर एक फ्लैश चला। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे रात 8 बजे। सोचिए 8 बजे रात को प्रधानमंत्री खुद आकर देश से बात करें तो कुछ बड़ा होने वाला है, ये हर किसी ने महसूस किया। और फिर टीवी स्क्रीन पर आते हैं नरेंद्र मोदी, चेहरा गंभीर, स्वर धीमा लेकिन ठोस, पीछे तिरंगा झंडा और एक ऐतिहासिक घोषणा, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। देश में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने रिमोट गिरा दिया, कुछ ने फोन उठाया, कुछ ने अपनी तिजोरियों की ओर दौड़ लगाई। किसी की बेटी की शादी थी, किसी ने घर बनवाने के लिए नगद जमा कर रखा था, किसी के पास बस गुल्लक थी लेकिन वो भी अब बेकार। और फिर बैंकों के बाहर लगी लाइनों का वो दौर शुरू हुआ जो आज भी देश की सामूहिक स्मृति में दर्ज है। हर शहर, हर मोहल्ले में एटीएम के बाहर एक अजीब सी शांति थी जो असल में डर से उपजी हुई बेचैनी थी। लोग अपनी जेब में वो नोट लेकर खड़े थे जो अब सिर्फ कागज के टुकड़े थे। शहरों से लेकर गांवों तक हर कोई पूछ रहा था, भाई आखिरकार ये हुआ क्या है? क्या मेरा पैसा अब पैसा नहीं रहा? बैंक कितने दिन खुलेंगे? शादी में क्या होगा? और सोशल मीडिया, हो सोशल मीडिया के तो मत पूछो, मीम्स का महाकुंभ उस पर शुरू हो गया था। ट्विटर पर ट्रेंड चल पड़ा था #नोटबंदी। फेसबुक पर पोस्ट थी, मोदी जी ने दिया बड़ा झटका। लेकिन इसी शोर शराबे में कुछ सच्चे दृश्य छुप गए थे। अस्पताल में बिल नहीं भर पाने की वजह से मरते हुए मरीज, मजदूरी ना मिलने से भूखे बच्चे और सबसे दर्दनाक लाइन में लगे 100 से ज्यादा लोगों की मौत। लेकिन टीवी पर क्या दिखाया गया? मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, अब अमीर भी लाइन में है। किसी ने सवाल भी नहीं पूछा कि सर्जिकल स्ट्राइक में मरे कौन, अमीर या वो गरीब जिसने एटीएम में 2 दिन लाइन लगाकर 500 के नोट के बदले में 200 रुपए लिए थे। सरकार ने कहा ये फैसला काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है, यानी अब वो सारा पैसा बाहर आएगा जो लोगों ने छुपा कर रखा था। लोगों को लगा चलो शायद अच्छा है, अब चोर पकड़े जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? आरबीआई ने बताया जो कुल 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट बंद हुए थे उनमें से 99% पैसा बैंकों में वापिस आ गया था। मतलब जो नोट काले माने जा रहे थे वो सब सफेद होकर वापस बैंकों में लौट आए थे। और अब सवाल उठा तो फिर इस चीज का फायदा क्या हुआ? जिन्होंने चोर पकड़ने की बात करी थी क्या वो खुद चूक गए हैं? सरकार ने भी इस पर अपना जवाब दिया और सरकार ने कहा कि अब ये पैसा जो है वो सिस्टम में है, अब बैंक सब कुछ ट्रैक कर सकेंगे। लेकिन विपक्ष ने कहा ये सिर्फ एक धोखा था। सवाल बड़ा था, अगर नोटबंदी से काला धन नहीं पकड़ा गया तो क्या ये सिर्फ एक दिखावा था? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इस वीडियो का दूसरा भाग शुरू करते हैं जहां नोटबंदी के बाद की डिजिटल क्रांति, राजनीतिक फायदा और फिर आधार से वोटबंदी की ओर यात्रा शुरू होती है। नोटबंदी के बाद लोगों के पास विकल्प बहुत कम थे। जेब में नोट नहीं थे, बैंकों में लाइनें लगी थी और हर जगह नकदी की किल्लत चल रही थी। अब जो बचा था वो था सिर्फ मोबाइल, और जो कुछ नया आया वो था QR कोड। पहले सिर्फ कुछ मेट्रो शहरों में ही पेटीएम, फोन पे, UPI जैसी चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन नोटबंदी के बाद जब दाल वाला, फल वाला, चाय वाला सब QR कोड लेकर बैठने लगे तो लगा सच में भारत बदल रहा है। किसी ने मजाक में लिखा, नोटबंदी जो ना कर सकी वो पेटीएम ने कर दिखाया। अब हर ठेले वाले बोल रहे थे कि भैया स्कैन कर लो और पेमेंट दे दो। पर क्या ये बदलाव सचमुच में क्रांतिकारी थे? हाँ, क्योंकि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के टॉप देशों में आ चुका था। लेकिन नहीं, क्योंकि ये बदलाव मजबूरी से शुरू हुआ था, सुविधा से नहीं। और इस मजबूरी में बहुत कुछ टूट गया। छोटे व्यापारियों की दुकानों में ताले पड़ गए जो कैश में व्यापार करते थे।
वे समझ नहीं पा रहे थे कि डिजिटल पैसे को कैसे लिया जाए। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो बैंकों से डरते थे, वे सब न्यू इंडिया की दौड़ से बाहर हो गए थे। हजारों एमएसएमई बंद हो गए, लाखों मजदूर गांव लौट गए और भारत की जीडीपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सरकार ने इसे बताया टेम्परेरी डिसरप्शन, यानी अस्थायी असुविधा। लेकिन जिस मजदूर का चूल्हा बुझ गया वो इसे डिसरप्शन नहीं, विनाश कहता है। 2016 की नोटबंदी का असली इम्तिहान 2017 में आया। उत्तर प्रदेश चुनाव, देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा विधायक और सत्ता की सबसे बड़ी सीढ़ी। विपक्ष ने सोचा अब तो जनता गुस्से में है, बीजेपी साफ हो जाएगी। लेकिन जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। 403 में से 312 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। पूरा विपक्ष, पूरा मीडिया सब चौंक गए। क्यों? क्योंकि जनता को लगा कम से कम किसी ने कोशिश तो करी और अमीरों को भी लाइन में खड़ा कर दिया। यहाँ से राजनीति ने एक सबक सीखा, दर्द अगर सही पैकेजिंग में दिया जाए तो जनता उसे राष्ट्रहित मान लेती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर रैली में कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी ये लड़ाई है। आपको थोड़ी तकलीफ हुई है, इसका मुझे खेद है, लेकिन ये देश के लिए जरूरी था। और जनता ने तालियां भी बजाई। यहाँ एक नैरेटिव गढ़ा गया, आपका कष्ट देश का उत्कर्ष, यानी आपकी तकलीफ देशहित है। और इस नैरेटिव ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। अब फैसले तर्क से नहीं, भावना से बेचे जाते थे। अब नतीजे नहीं, नियत बिकने लगी थी। यूपीए सरकार ने शुरू किया था आधार, एनडीए सरकार ने आकर इसे हर सरकारी योजना से जोड़ दिया। कई लोगों ने कहा कि ये निजता का हनन है, सरकार हमें ट्रैक करेगी। लेकिन सरकार का तर्क था अब फर्जीवाड़ा रुकेगा, बिचौलियों का खेल खत्म होगा और सरकारी पैसा सीधा जनता के खाते में आ जाएगा। धीरे धीरे लोग बदलाव महसूस करने लगे। फर्जी राशन कार्ड बंद हो गए, पेंशन घोटाले घटने लगे और छात्रवृत्ति भी अब सीधी खाते में आने लगी। और जो दल पहले आधार का विरोध कर रहे थे अब वही कहने लगे आधार को वोटर आईडी से लिंक करो, क्योंकि सवाल पहचान का है। और जब पहचान की जांच शुरू होती है तो सबसे पहले डर उन्हें ही लगता है जो फर्जी होते हैं। देश के सीमावर्ती इलाकों बिहार, बंगाल, असम जैसे राज्यों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। मतलब फर्जी पहचान बनाकर लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और अब वोट भी डाल रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने कहा कि आधार से वोटर आईडी लिंक करेंगे तब शोर मच गया। ये वोटबंदी है, गरीबों को वंचित किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या फर्जी वोटिंग रोकना गुनाह है? 2025 में चुनाव आयोग ने एक घोषणा करी, इलेक्टोरल रोल रिवीजन, मतलब मतदाता सूची की जांच और सफाई। इसमें कोई नई बात नहीं है, हर 5 से 10 साल में ऐसा होता ही है। लेकिन इस बार यह प्रक्रिया कुछ खास थी। फर्जी वोटरों की पहचान, डुप्लीकेट नाम हटाना, एक ही व्यक्ति के 2-2 वोट रोकना और सबसे अहम नागरिकता के वैध दस्तावेज मांगना। अब ये सुनते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। विपक्षी दल बोले ये वोटबंदी है, ये गरीबों, अल्पसंख्यकों और वंचितों को लोकतंत्र से बाहर करने की साजिश है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा हम किसी की भी नागरिकता तय नहीं कर सकते, हम बस पूछ सकते हैं और पूछ भी रहे हैं, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कोई वैध दस्तावेज दिखाइए। अगर आप भारतीय हैं तो जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्कूल का सर्टिफिकेट कुछ तो होगा आपके पास। फिर इतना हो हल्ला क्यों? क्योंकि डर है कि कहीं उनके फर्जी वोटर्स पकड़े ना जाएं। फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और अब वोटर आईडी तक बनवा लिए गए हैं, उनकी पोल कहीं खुल ना जाए। और यही वजह है कि अब नारा बदल गया है, डॉक्यूमेंट्स मांगना लोकतंत्र के खिलाफ हो गया है। यानी अब नागरिकता साबित करना भी असंवैधानिक बताया जा रहा है। यहाँ राजनीति की असली चाल दिखती है। कुछ दलों को ये डर है अगर फर्जी वोटर हट गए तो उनका परंपरागत वोट बैंक में भारी गिरावट आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने सालों साल ऐसे वर्गों को मतदाता बनाया है जिनकी पहचान अधूरी थी या अवैध थी। और जब अब उनसे पहचान मांगी जा रही है तो उन्हें लोकतंत्र की दुहाई याद आ रही है। लेकिन क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार है या फिर लोकतंत्र की पवित्रता ये भी कहती है कि सिर्फ वैध नागरिक ही वोट डाले? इस पूरे विवाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका डाली गई चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच से रोका जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया ये चुनाव आयोग का अधिकार है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि एक शुद्ध और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली लोकतंत्र का आधार है। मतलब जो सही है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और जो फर्जी हैं उनकी राजनीति अब खतरे में है। अब मुद्दा ना फैसले का है और ना उसकी प्रक्रिया का, मुद्दा है किसने फैसला लिया।
अगर नोटबंदी कांग्रेस करती तो शायद विपक्ष समर्थन में होता, अगर वोटर लिस्ट सुधार किसी दूसरी सरकार में होता तो शायद विरोध ना होता। यानी हम फैसलों को उनकी मेरिट से नहीं उनके मालिक से आंकने लगे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या ये सब जुड़ी कड़ियां हैं? चलिए जोड़ कर देखते हैं। नोटबंदी से नकदी घटाई गई, लोगों को डिजिटल लेन देन में धकेला गया, फिर आधार कार्ड से पहचान तय की गई, अब आधार को वोटर आईडी से जोड़ा जा रहा है जिससे फर्जी वोटर्स हटाए जा सके। तो क्या ये सब डिजिटल लोकतंत्र की नींव है या फिर सत्ता को और मजबूत करने की रणनीति है? इस पर राय बटी हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब के बीच आम आदमी अब हर सरकारी कदम को शक की नजर से देखने लगा है। नोटबंदी से क्या बदला देश का भुगतान का तरीका, बदली लोगों की वित्तीय आदतें, आम आदमी को डिजिटल रूप से जागरूक किया गया, सरकारी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट मिलने लगा, लेकिन साथ ही बेरोजगारी बढ़ी, एमएसएमई बर्बाद हुए, गांव का व्यापार टूटा और काले धन पर बहुत कम इसका असर पड़ा। यानी फायदा भी हुआ, नुकसान भी। फैसला बड़ा था लेकिन असर बहुआयामी। आज अगर हम किसी गांव में जाएं और किसी बुजुर्ग से पूछे बाबा नोटबंदी का क्या असर हुआ, तो वो कहेगा बैंक में लाइन लगी, शादी टल गई, पर मोदी ठीक कर रहा है बेटा, चोरी तो रोकी गई। यही वो जनभावना है जिसे राजनीति ने पहचाना और भुनाया। लेकिन अब जब बात वोट देने के अधिकार तक पहुंची तो यही सवाल पलट कर हम सब से पूछता है, क्या हम चाहते हैं कि लोकतंत्र फर्जी पहचान पर खड़ा हो? क्या हम चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी जो इस देश का नागरिक नहीं है हमारी सरकार तय करे? अगर जवाब नहीं है तो फिर चुनाव आयोग जो कर रहा है वो समर्थन के योग्य है। तो साथियों, ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नोटबंदी से वोटबंदी तक एक सियासी सफर, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सरकार की नहीं हमारी भी है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ शेयर करें और जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।